हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। इससे पहले हमने देखा था कि मेंटल इलनेस क्या होती है, उसकी एटियोलॉजी पढ़ी थी हमने और उसका क्लासिफिकेशन देखा था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी मोस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी है वो इस टॉपिक में कवर होती है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। तो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। तो इसके लिए स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मेंटल इलनेस। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, मेंटल इलनेस जो होता है वो क्या होता है। मेंटल इलनेस में हमने ये कहा था कि सिंपल वर्ड की बात करेंगे हम, यहां पे डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, हमने यही बात की थी। स्टूडेंट आपको रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन तक भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये मेंटलनेस को इजी वर्ड में जो हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव स्टेट किसकी है, माइंड की। अगर किसी भी चीज की जो स्टेट है वो नेगेटिव है तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जो जो माइंड के फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या, अल्ट्रेशन इन फंक्शंस ऑफ माइंड। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि माइंड की जो है वो स्टेट कौन सी है, नेगेटिव, मेंटलनेस, जिसमें क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी जो माइंड के फंक्शंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मेंटलनेस के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो है अराइज होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो रिलेटेड होंगे किससे, माइंड के फंक्शंस से। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ माइंड जो है वो क्या होते हैं। हम अगर बात करें कि फंक्शंस ऑफ माइंड जो है वो क्या होंगे, जब बहुत सारे माइंड के फंक्शन होते हैं बताएंगे स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। इसके अलावा हम देखें मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जजमेंट, इनसाइट, ईटीसी। ये जो जितने भी हैं मोस्ट ऑफ जो हैं वो क्या है, माइंड के फंक्शंस हैं जो माइंड के द्वारा जो है वो गार्ड किए जाते हैं या इनिशिएट किए जाते हैं। अब मेंटलनेस में जो होगा वो क्या होगा, ये फंक्शंस जो हैं वो जितने भी फंक्शंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटलनेस, जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, इन सब जो है फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट आपको ये बात बताई गई है। तो हम आप जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटलनेस में है, जो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा है, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने अभी देखा था कॉन्शियसनेस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ मेंटल माइंड। तो हम ये देखते हैं कि अगर कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस होता है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो अराइज होती है। सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की जो अवेयरनेस की एबिलिटी होती है वो चीज क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस किसका फंक्शन है, माइंड का। माइंड ही जो है वो हमारे को बताता है, कॉन्शियस बताता है कि जो हमारी सराउंडिंग में जो है वो क्या जो है क्या हो रहा है, क्या क्या कंडीशन जो है वो अराइज हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि अगर जो कॉन्शियसनेस है उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन जो है वो अराइज होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फर्स्ट जो है वो टर्म कौन सी है, कंफ्यूजन। जैसे ही क्या स्टूडेंट क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, कम होती है, तो सबसे पहले जो कंडीशन अराइज होती है वो क्या होती है, कंफ्यूजन।
कंफ्यूजन कंडीशन क्या होती है? कंफ्यूजन को अगर हम हमारी टर्म में बात करें तो कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली। इसका मतलब क्या है कि जनरली हम ये देखते हैं कि कंफ्यूजन जो है बहुत कॉमन टर्म है, आपको जो जानता नहीं है वो भी इसके बारे में यूज करता है। जनरल से अगर कोई भी चीज़ में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें हम यूज कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उस कंडीशन में हम कंफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जनरली जितना हम क्विक और क्लियर सोच पाते हैं उतना अगर नहीं सोच पा रहे तो उस कंडीशन में हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली। कंफ्यूजन कंडीशन में जो है इंडिविजुअल क्लियरली थिंक नहीं कर पाता। और ये कंफ्यूजन कंडीशन जो है वो कब अराइज होती है? जब कॉन्शियसनेस जो होती है उसमें क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, या जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो उस समय जो हमारे सामने कंडीशन अराइज होती है वो कौन सी होती है? कंफ्यूजन। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं डिलेरियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिलेरियम का मतलब यहाँ पे क्या है? डिलेरियम को अगर हम इजी वर्ड में कहें तो डिलेरियम का मतलब क्या होता है? पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है उसका क्या हो जाता है? पार्शियल लॉस हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे लॉस जो हो रहा है पर वो कैसा हो रहा है? पार्शियल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो वो डिलेरियम नहीं होगा। वो क्या होगा? वो चीज क्या होती है? वो आपकी क्या होती है? कोमा। तो पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? डिलेरियम। डिलेरियम एक ऐसी कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है एक प्रकार का, जिसमें जो होता है मेंटल जो फंक्शन होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? दो कंडीशन जो है हमारे सामने अराइज होती है। वो क्या होता है कि एक तो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग जो है वो क्या हो जाती है? कंफ्यूज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि डिलेरियम कंडीशन में कंफ्यूजन और पार्शियल लॉस ऑफ जो है कॉन्शियसनेस दोनों पाया जाता है। तो डिलेरियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टूडेंट। तो देखेंगे, तो थोड़ा डिलेरियम के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। डिलेरियम सबसे पहले जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है डिलेरियम इज द, तो हम यहाँ बोलेंगे डिलेरियम जो है वो एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। डिलेरियम जो है एक तरह का जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे वन लाइन में क्वेश्चन बनता है डिलेरियम इज द, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, डिलेरियम जो है वो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है पर किस प्रकार का है? डिलेरियम जो है वो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। स्टूडेंट पूछा जाता है कि एक्यूट मेंटल ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सा होता है और क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सा होता है? तो एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किसको कहा जाता है? डिलेरियम को। जबकि जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डिमेंशिया। वीडियो पॉज करके आप की पॉइंट बना के लिख सकते हैं। एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो कौन सा होता है? डिलेरियम। और जबकि क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो कौन सा होता है? डिमेंशिया। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि डिलेरियम की बात करी हमने, कि डिलेरियम में क्या बात की कि डिलेरियम में क्या होता है? पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, जो है उससे क्या, उसका क्या हो जाता है? पार्शियल लॉस हो जाता है। उस चीज को हमने बोला डिलेरियम। तो जो कॉन्शियसनेस को हमने क्या कहा? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। तो इस वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसकी वजह से क्या होता है कि दो कंडीशन अराइज होती है। एक तो रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड दूसरी कंडीशन अराइज होती है कंफ्यूज्ड थिंकिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज होती है कि इंडिविजुअल की सराउंडिंग की अवेयरनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ ही साथ जो है उसमें क्या पाई जाती है? कंफ्यूज थिंकिंग। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल में क्या पाया जाता है? क्या हो जाएगा? उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये कंफ्यूजन कब हो रहा है? कि जब क्या हो रहा है? कंडीशन कौन सी हो रही है? डिलेरियम। इसका मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। जब कंडीशन कौन सी राइज हो रही है? कंफ्यूजन। इसलिए
और दूसरी कंडीशन कि ये डिलीरियम जो है वो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, पर किस प्रकार का है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। इसलिए स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है कि डिलीरियम इज आल्सो नोन एज एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। की पॉइंट बना के लिखेंगे आप, एक्यूट कंफ्यूजनल जो स्टेट है वो कौन से डिसऑर्डर को कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, डिलीरियम को। यहां पे आप केवल याद नहीं करना हमारे को, हमने समझ लिया है कि डिलीरियम जो है उसको एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिलीरियम जो है वो उसका ऑनसेट कैसा होता है, एक्यूट होता है, और डिलीरियम में कॉन्शियसनेस लॉस होने के कारण उसमें क्या पाई जाती है, कंफ्यूज थिंकिंग या कंफ्यूजन पाया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। याद रखें स्टूडेंट, यहां पे वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ये, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट कौन सा होता है, डिलीरियम। डिलीरियम जो है वो कौन सा डिसऑर्डर है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, जबकि क्रोनिक कौन सा होता है, डिमेंशिया होता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आगे जो है नेक्स्ट हम की बात करते हैं, तो हमने यहां पे देख लिया कंफ्यूजन, नेक्स्ट हो गया अपना डिलीरियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं क्लाउडिंग, क्लाउडिंग जो वर्ड है वो किससे है, क्लाउड मतलब बादल, और सिंपल वर्ड में बात करें तो बादल जो है वो कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। इसका मतलब यहां पे ये है कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो गई, धुंधली हो गई। धुंधली का मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे भी क्या कॉन्शियसनेस क्या हुई है, पार्शियली क्या हो गई, लॉस हो गई, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो किसी भी चीज पे अटेंशन पे नहीं कर पाता। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को हम इजी वर्ड में क्या बोल सकते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी कंडीशन है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस वो कंडीशन है जिसमें कॉन्शियसनेस कम होने के कारण इंडिविजुअल जो है वो किसी भी चीज पे अटेंशन पे नहीं कर पाता। ड्यू टू पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल इज अनेबल टू पेइंग अटेंशन इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्टूडेंट यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि हमने ये देखा था कि डिलीरियम में भी क्या हो रहा है, पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, जबकि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमने देखा डिलीरियम, डिलीरियम को हमने बोला पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और जबकि हमने क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या बोला कि यहां पे कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब क्या हो जाती है, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिफिकल्टी होती है किसी भी इंडिविजुअल को, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन। इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज पर अटेंशन पे नहीं कर पाएगा। किस वजह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या, कम हो गई, पार्शियल लॉस हो गई। तो इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, यहां पे ये ध्यान देंगे, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि डिलीरियम जो है उसमें पार्शियल लॉस हो रहा है, और कॉन्शियसनेस क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस जो है वो पार्शियली लॉस हो रही है। तो यहां पे की पॉइंट बना के हम ये लिख सकते हैं कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका फीचर होगा ये, डिलीरियम का। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि जो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कौन से डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिलीरियम का या एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का। स्टूडेंट आपको रटने की आवश्यकता नहीं, हमने यहाँ पे ये समझा है कि डिलीरियम में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जबकि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इसलिए क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो डिलीरियम का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वीडियो पॉज करके आप ये जो है की पॉइंट लिखेंगे कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिलीरियम। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो टर्म है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है, और दूसरा ये है कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहा जाता है, ब्रेन फॉग और मेंटल फॉग कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमने बात की क्लाउडिंग मतलब क्लाउड, फॉग भी जो होती है वो क्या होती है, धुंधली होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस, किसकी, सराउंडिंग की अवेयरनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह धुंधली हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे वो अटेंशन पे नहीं कर पाता। तो उसको हमने कहा क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टर्म आती है अपने पास में वो क्या है, कोमा।
अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो हमने किसको कहा, डिलीरियम को, और अगर ये पार्शियल लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट में, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, कोमा। कोमा का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल, ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसमें कंप्लीट जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पाया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। एक ही बात है, या तो उसमें बहुत लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस पाई जाती है कि या वो कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसमें पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोमा कंडीशन कहते हैं। वैसे भी आपको पता है 3 स्टेट होती है, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और उसके बाद में जो है वो कौन सी कंडीशन आती है, कोमा। तो जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक प्रोलॉन्ग स्टेट में चल जाता है, किसके, अनकॉन्शियसनेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है वो कौन सी है, कोमा विजिल। अब स्टूडेंट आपको इसमें रटना नहीं है, ध्यान देंगे। कोमा का मतलब तो हमने पढ़ लिया, कोमा का मतलब क्या होता है, यहां पे सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, या हम ये बोल सकते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब विजिल का मतलब क्या होता है, विजिल जो वर्ड लिया गया है वो किससे बना गया है, विजिलेंस है। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी। और निगरानी कैसे रखी जाती है, आंखें खुली रखकर, कोई आंखें बंद करके निगरानी नहीं रख सकता। तो इसका मतलब क्या है कि कोमा की वह स्टेट जिसमें आंखें क्या रहती है, खुली रहती है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, कोमा विजिल। इसका मतलब यह है कि पेशेंट किस में है, कोमा में है, पर उसकी आंखें जो है वो क्या है, खुली है, या हम कह सकते हैं ओपन है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, कोमा विजिल। एक ऐसी कोमा की स्टेट जिसमें इंडिविजुअल की जो आईज है वो ओपन रहती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, कोमा विजिल। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है वो हम ये देखते हैं कौन सी है, स्टूपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं स्टूपर। स्टूपर किसको कहा जाता है, स्टूपर जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो नियर अनकॉन्शियस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, नियर अनकॉन्शियस का मतलब कहीं जो इंडिविजुअल है या क्लाइंट है वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टूपर कंडीशन में इंडिविजुअल जो है वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होता, बट नियर अनकॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से उसमें क्या पाई जाती है, इनसेंसिबिलिटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि वो उसके जो सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी स्टिमुलाई को जो है वो रेस्पॉन्स नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो गई, कम हो गई। ऐसी कंडीशन जिसमें कॉन्शियसनेस कम होने के कारण इंडिविजुअल जो होता है वो क्या हो जाता है, इनसेंसिबल हो जाता है, या किसी भी स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स नहीं देता, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, स्टूपर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे सामने कौन सी है, सोमलेंस। सोमलेंस। अब सोमलेंस आपसे जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका इजी वर्ड में हम मतलब देखें तो क्या होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस, मतलब नींद ज्यादा आना। सोमलेंस का मतलब क्या होगा, नींद जाना। अब जैसे आपको पता है कि सोमलेंस में कॉन्शियसनेस जो है वो जरूर डिस्टर्बेंस होते हैं, अगर कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंस होगी तो उसकी वजह से सोमलेंस कंडीशन पाई जाती है। इंडिविजुअल जो है उसमें क्या पाई जाएगी, एक्सेसिव स्लीपीनेस, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है एक्सेसिव स्लीपीनेस होने के कारण इंडिविजुअल हमेशा कैसा फील करेगा, ड्राउजी, और कैसे, रेडी टू फॉल एस्लीप। बहुत से स्टूडेंट आपने देखा होगा, आपने स्टूडेंट लाइफ में भी देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि बहुत से आपके फ्रेंड जो होगा कोई, उसको बहुत ज्यादा नींद आती है और वो दिन में भी क्या करता है, झटके खाता रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कंडीशन कौन सी है, सोमलेंस, यानी कि उसमें क्या पाई जा रही है, एक्सेसिव स्लीपीनेस। उसकी वजह से वो हमेशा पूरे दिन भर कैसा फील करेगा, ड्राउजी, मतलब आलसी की तरह रहेगा, और रेडी टू फॉल एस्लीप, नींद अगर ऐसा लगेगा कि अगर इसको अभी सुला दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, तो वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, सोमलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है डिसओरिएंटेशन। स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कि ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो आपकी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अवेयरनेस होती है किसकी, सराउंडिंग के साथ में। ओरिएंटेज का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपके आसपास में जो है वो क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन जो होता है वो कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो अनेबल होता है पर्टिकुलरली 3 ऑब्जेक्ट के लिए। कौन कौन से, टाइम, प्लेस और पर्सन। इंडिविजुअल जो है डिसओरिएंटेशन कंडीशन में, पेशेंट जो है वो अगर उससे पूछा जाए कि क्या समय हुआ है, कौन सा दिन है, या किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो ये चीज नहीं बता पाएगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है,
डिसओरिएंटेशन। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक जो नर्स है वो क्लाइंट से ये पूछती है कि व्हाट इज द टाइम। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक नर्स जो है वो क्लाइंट से पूछ रही है कि व्हाट इज द टाइम। तो ये जो है क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि ये अगर नर्स जो है क्लाइंट से पूछ रही है व्हाट इज द टाइम, तो नर्स जो है वो उसका कौन सा क्लाइंट का कौन सा फंक्शन असेस कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, तो वो कौन सा कर रही है, ओरिएंटेशन। कौन सा फंक्शन असेस कर रही है, माइंड का ओरिएंटेशन। दूसरा, अगर पेशेंट जो है उससे पूछा गया व्हाट इज द टाइम, अगर उसने बता दिया तो पेशेंट में क्या है, ओरिएंटेशन। अगर उसने नहीं बताया तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी उसके साथ, वो हो जाएगी डिसओरिएंटेशन। तो क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या नर्स आस्क द क्लाइंट अबाउट व्हाट इज द टाइम एंड क्लाइंट इज अनेबल टू गिव आंसर, तो कंडीशन कौन सी होगी, डिसओरिएंटेशन। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर नर्स जो है वो पेशेंट से समय के बारे में पूछ रही है तो वो उसका माइंड का कौन सा फंक्शन असेस कर रही है, तो हम बोलेंगे कौन सा हो रहा है, वो ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि डिसओरिएंटेशन वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल टाइम, प्लेस और पर्सन इनसे रिलेटेड जो है वो ओरिएंटेड नहीं रहता या इनको उसको पता नहीं होता कि ये क्या है, तो वो चीज क्या कहलाती है, डिसओरिएंटेशन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट जो था डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटलनेस में, तो उसमें हमने फर्स्ट जो है माइंड का फंक्शन देखा कॉन्शियसनेस, और अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है तो कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं, तो वो हमने देखा डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस में। अब जो है वो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि अटेंशन और कंसंट्रेशन भी एक तरह से माइंड का फंक्शन है। तो अगर मेंटलनेस होती है तो माइंड के फंक्शन में अल्टरेशन आता है और डिस्टर्बेंस होता है किसमें, अटेंशन और कंसंट्रेशन में। अटेंशन और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अटेंशन और कंसंट्रेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम पर्टिकुलर किसी चीज पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको जब स्कूल टाइम में प्रेयर में कहा जाता था अटेंशन, तो अटेंशन का मतलब क्या होता था, सावधान। और आपने देखा कहीं कहीं क्या होता है, एक अनाउंसमेंट होता है उसमें बोला जाता है प्लीज अटेंशन। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए, फोकस करिए इधर। इसका मतलब ये अटेंशन और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी अपनी एबिलिटी होती है कि अपन किसी चीज पे क्या कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। अगर उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हमने क्या कहा है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी। क्या कहा गया, डिस्ट्रक्टिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टिबिलिटी इज द डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। आपसे पूछा जाए कि अटेंशन और कंसंट्रेशन में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कौन सी कंडीशन अराइज होती है, हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिबिलिटी। अब ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिबिलिटी क्या होती है। डिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें इनएबिलिटी हो जाएगी इंडिविजुअल। क्या हो जाएगी, इनएबिलिटी, जिससे इंडिविजुअल जो है वो किसी भी चीज पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली क्या नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन या अटेंशन पे नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को हमने क्या बोल दिया, डिस्ट्रक्टिबिलिटी। स्टूडेंट इजी टर्म है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिस्ट्रक्टिबिलिटी है वो पर्टिकुलरली दो कंडीशन में पाई जाती है। एक तो पाई जाती है किसमें, कंडीशन है ADHD, और दूसरा कंडीशन कौन सी है, एल्कोहलिक क्लाइंट में। एल्कोहलिक क्लाइंट या हम बोल सकते हैं इस हाइपर एक्टिविटी पाई जाए, या हम बोल सकते हैं कौन सी कंडीशन, एक चीज और ऐड कर लेंगे इसमें कि जो मैनिक क्लाइंट होते हैं या मैनिक पेशेंट जो होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी पाई जाती है। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं ADHD। ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, बताएंगे? यस, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाम में ही है कि अटेंशन डेफिसिट, मतलब अटेंशन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अटेंशन कम हो गई, साथ में क्या पाई जा रही है, हाइपर एक्टिविटी पाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ADHD। ADHD जो होता है एक तरह का क्या है, ये है टाइप ऑफ चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्या है स्टूडेंट्स, ये है चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें अटेंशन कम होती है, साथ ही साथ क्या पाई जाती है, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम ADHD।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहलिक क्लाइंट। एल्कोहलिक क्लाइंट में भी क्या पाया जाता है, अटेंशन कम पाई जाती है। साथ में क्या पाया जाता है, मेनिक क्लाइंट जो होता है, मतलब एक कंडीशन होती है मेनिया। मेनिया कंडीशन में भी क्या होता है, पेशेंट में क्या पाई जाती है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी हाइपर एक्टिविटी या माइंड के फंक्शन जो है वो इतने हाइपर हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उसमें अटेंशन, वो किसी भी चीज पे अटेंशन या कंसंट्रेशन पे नहीं कर पाता। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पे हम ये देखेंगे कि आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिबिलिटी इज मेनली फाउंड इन, तो हम बोलेंगे एडीएचडी, या हम बोल सकते हैं एल्कोहलिक क्लाइंट, और तीसरा जो है वो हम क्या बोलेंगे, मेनिक क्लाइंट। ये एक ऐड कर लेंगे स्टूडेंट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा जो कॉमन साइलेंट सिम्टम है उसमें सेकंड हमने देखा कि अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होती है, उसको केवल रिसीव करना ही परसेप्शन नहीं होता। जो एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होती है उसको रिसीव करना, देन उसको इंटरप्रिटेट करना, वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी परसेप्शन। तो परसेप्शन जो है एक तरह से माइंड का फंक्शन है, और इसमें डिस्टर्बेंस अगर हो जाता है तो कौन सी कंडीशन अराइज होती है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अगर अपन बात करें, जो परसेप्शन होता है उसमें दो कंडीशन जो है वो मेनली पाई जाती है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बीच में जो है वो कंफ्यूजन रहता है। अगर स्टूडेंट थोड़ी देर आप ये ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इल्यूजन। अगर कोई भी चीज आपको कंफ्यूज करती है तो उन दोनों चीजों को आपको क्या करना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए, जिससे वो कंफ्यूजन उसको नहीं रहेगा। देखिए इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट करने कैसे करना है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, तीन चीजें लेनी है। क्या? जैसे एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक मान लेते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और तीसरी चीज मान लेते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ध्यान देंगे स्टूडेंट। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि तीन चीजें हमने देखी, ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने तीन जो है वो अपन इस पे ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये तीनों क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इल्यूजन और हेलुसिनेशन का आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाएं, कोई सा भी, तो हम ये देखते हैं उसमें ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, एब्सेंट है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। तो तीन हमने ले लिया। अब स्टूडेंट एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, चाहे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हो, अगर ये जो है ये चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ये तीनों चीजें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तीनों का मतलब एक ही है, पर अगर ये तीनों कंडीशन आप क्वेश्चन में आती है, ये प्रेजेंट है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी इल्यूजन। जबकि हम ये देखते हैं अगर ये तीनों में से कोई भी जो है वो चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी हेलुसिनेशन। कैसे स्टूडेंट? जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम ये देखते हैं रस्सी को, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका, रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना। तो हम यहां पे देखते हैं कि अब ये पूछा जाएगा, आपको ये एग्जांपल दे दिया और पूछा जाएगा आपको बताओ कि ये किसका एग्जांपल है, ये कंडीशन क्या है, इल्यूजन है या हेलुसिनेशन है। बताएंगे स्टूडेंट क्या है? यस, बिल्कुल राइट। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है इल्यूजन। कैसे पता किया हमने? हमने ऐसे पता किया कि यहाँ पे क्या पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, रस्सी को सांप समझ रहा है। इसका मतलब ये है जो ये रस्सी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि रस्सी को वो क्या कर रहा है, देख रहा है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है। अब ये ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई क्या है,
प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, वो चीज कहलाती है आपकी इल्यूजन। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पे कोई रस्सी नहीं होती फिर भी वो पेशेंट ये कहता है कि वहां पे सांप है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, और वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी हेलुसिनेशन। क्लियर स्टूडेंट? कुछ नहीं करना है आपको, कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, कोई इसकी जो है टर्मिनोलॉजी नहीं रटनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई अगर प्रेजेंट होती है तो वो चीज क्या होती है, इल्यूजन, और अगर एब्सेंट होती है तो वो चीज क्या होती है, हेलुसिनेशन। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमने देखा अभी समझा कि इल्यूजन जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज पड़ी है और फिर अपन उसको क्या कर रहे हैं, अपने को गलत दिखाई दे रही है, गलत बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि उस स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, यानी कि गलत समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इल्यूजन। ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज नोन एज, तो हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है पर हम उसको क्या कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब गलत परसीव कर रहे हैं, गलत परसेप्शन हो रहा है हमारे को, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इल्यूजन। जैसे इसका यूनिवर्सल एग्जाम है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, रोप लुक लाइक स्नेक, रस्सी को सांप समझना, तो वो चीज क्या होती है, इल्यूजन। सेकंड जो है वो होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है कि वहां पे हेलुसिनेशन में कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है वहां पे कुछ नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, फिर क्या हो गया आपको, फॉल्स परसेप्शन। क्या हो गया, फॉल्स परसेप्शन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो क्या है, एब्सेंट है, तो उस चीज को हमने क्या बोल दिया, हेलुसिनेशन। इसका मतलब यह है कि आप इसको आराम से इजी वर्ड पे ये भी बात कर सकते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन मतलब अपन ये बोल सकते हैं इसको गलत परसेप्शन। स्टूडेंट कोई उसमें बुराई नहीं है कि अपन जिस लैंग्वेज में या जिस तरीके से अपन अपनी चीजों को याद रख सकते हैं तो उस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो इल्यूजन में अपन क्या याद रखेंगे, गलत परसेप्शन, और हेलुसिनेशन क्या हो गया आपका, झूठा परसेप्शन। तो पूछा जाता है फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, या ये बोल सकते हैं अपन कि झूठा परसेप्शन जो है वो अपन किसको बोलेंगे, हेलुसिनेशन को। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इल्यूजन जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब इल्यूजन में तो अपन केवल जो है वो किसी चीज को गलत परसीव कर रहे हैं, पर यहाँ पे हेलुसिनेशन जो है उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और फिर भी अपने को क्या हो रहा है, परसेप्शन फील हो रहा है, मतलब अपने को जो है वो स्टिमुलाई मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये झूठा परसेप्शन होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है। तो झूठा तो हम क्या, झूठा परसेप्शन अपने को दिखाई भी दे सकता है, सुनाई भी दे सकता है, टच फील भी हो सकता है, ठीक है, टेस्ट भी ऐसा फील हो सकता है, गलत वो हो सकता है। इसलिए जो हेलुसिनेशन होता है इसके क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वो कितने हैं, 5, मेनली 5 जो है वो सेंस ऑर्गन होते हैं, और जो मेनली हेलुसिनेशन होता है वो भी कितने टाइप का होता है, 5 टाइप्स का होता है। और उन्हीं सेंस ऑर्गन से, क्योंकि हमारे क्या है हेलुसिनेशन मतलब हम गलत देख भी सकते हैं, गलत सुन भी सकते हैं, गलत टच भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत अपने को टेस्ट भी फील हो सकता है। तो जो अपने सेंस ऑर्गन है उनके अनुसार ही अपने क्या होते हैं, जो है हेलुसिनेशन उसके टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हेलुसिनेशन है वो कौन सा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन क्या होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। वीडियो पॉज करके आप की पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, तो वो कौन सा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन वो कौन सा होता है, ऑडिटरी। अब आपको पता है कि यहाँ पे वर्ड जो आया है वो क्या है, ऑडिटरी, मतलब किससे, ऑडियो से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो किससे रिलेटेड होगा, आपका हियरिंग से, क्योंकि ऑडियो क्या करते हो, सुनते ही हो ना, ऑडियो को हम सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो ऑडिटरी जो है हेलुसिनेशन वो किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा आपकी किससे,
हियरिंग से पूछा भी जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज रिलेटेड टू, तो हम बोलेंगे ये किससे रिलेटेड हो गया आपके हियरिंग से। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये तो कॉमन टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो हमारे को पता चल गया भाई हियरिंग से रिलेटेड है, पर ये कंडीशन जो है वो किस में पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है मोस्ट कॉमन टाइप का है, पर मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है कि ये अल्कोहल विड्रावल सिम्टम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्कोहल विड्रावल सिम्टम में पाया जाता है, और साथ ही साथ में किस में पाया जाता है? फंक्शनल साइकोसिस में। किस में पाया जाता है? फंक्शनल साइकोसिस में। स्टूडेंट यहां पे हम ये ध्यान देंगे कि जैसा कि हमने कहा था, मैंने आपको बताया था फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। बताएंगे स्टूडेंट कि फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो कौन सा होता है? हमने इंडियन क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बताइए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर कौन सा होता है? बिल्कुल सही, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर किसको कहा जाता है? सीजोफ्रेनिया को। किसको कहा जाता है? सीजोफ्रेनिया को। तो अभी हमने देखा कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है वो फंक्शनल साइकोसिस में कॉमन होता है। इसका मतलब यह है कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो किस में कॉमन होता है? सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन ये आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन is most commonly found in, तो यहां पे हमारा जो है वो आंसर क्या होगा? सीजोफ्रेनिया। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सीजोफ्रेनिया, क्योंकि हमने देखा कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन फंक्शनल साइकोसिस में कॉमन होता है। पर स्टूडेंट यहां पे हम ये ध्यान देंगे कि सीजोफ्रेनिया में तो होता ही है, पर सीजोफ्रेनिया के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सीजोफ्रेनिया के किस टाइप में जो है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन कॉमन होता है, तो हम ये बोलेंगे कि सीजोफ्रेनिया के किस में टाइप होता है? कौन सा? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया जो है उसमें जो है वो कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाया जाता है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया होता है ये सीजोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप। और मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन पाया जाता है। आप चाहे तो की पॉइंट बना के लिख सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन पाया जाता है। याद रखने में आसानी होगी कि हम यहाँ पे ये भी दो चीजें याद होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, तो उसका आंसर होगा हमारा कौन सा? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। और सीजोफ्रेनिया के किस टाइप में ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे कॉमन पाया जाता है? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड होगा? हियरिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन टाइप है अल्कोहल विड्रावल सिम्टम और फंक्शनल साइकोसिस मतलब सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है, और सीजोफ्रेनिया में भी किसमें? पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। और पैरानोइड सीजोफ्रेनिया जो होता है वो सीजोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। तो आई होप आपने ये सब जो है की पॉइंट जो है वन लाइनर वो लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये हमने देखा हेलुसिनेशन जो है उसका फर्स्ट कॉमन टाइप है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं वो कौन सा होता है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो हियरिंग से रिलेटेड था, वैसे जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है वो किससे रिलेटेड होता है? टच से। नाम से पता चल रहा है टेक्टाइल, मतलब यह हेलुसिनेशन जो है वो किससे रिलेटेड होगा? टच से। इसका मतलब यह है कि कोई टच नहीं कर रहा फिर भी पेशेंट को लगेगा कोई इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है, क्योंकि हेलुसिनेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है?
एब्सेंट होता है। इसका मतलब कोई टच नहीं कर रहा फिर भी उसको लगेगा कि कोई टच कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो है वो किस में कॉमन होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है वो जो है किस में कॉमन होता है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो है वो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं कोकेन इंटॉक्सिकेशन। उस कंडीशन में जो है टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो है वो कॉमन होता है। उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल है वो ऐसे कहता है, इस तरह की बातें करता है कि जो है उसके शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं या उसकी शरीर हाथों पे या पैरों पे क्या हो रहा है, कीड़े रेंग रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। बट ये देखते हैं कि ये कोकेन अब्यूज पेशेंट में कॉमन होता है। किसमें कॉमन होता है, कोकेन अब्यूज पेशेंट में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो कोकेन अब्यूज पेशेंट में जो है वो कॉमन होता है। दूसरा, कोकेन अब्यूज के जो पेशेंट होते हैं वो इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि उसके शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, तो वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है आपकी कोकेन बग। कोकेन बग का मतलब क्या हुआ, कोकेन बग जो है एक टेक्टाइल हेलुसिनेशन का ही एक तरह से एग्जांपल है जिसमें कोकेन अब्यूज के पेशेंट जो है वो ये कंप्लेन करते हैं कि उसके शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि ये हेलुसिनेशन है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो है वो क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल नाम से पता है, विजुअल मतलब वीडियो, ये किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू साइट, देखने से रिलेटेड होगा। मतलब कोई चीज होगी नहीं फिर भी आपको वो चीजें दिखाई देगी। जैसे कि आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे आते हैं तो कुछ होता नहीं है फिर भी वो कहता है कि वहां पे कोई खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे को देख रहा है, इस तरह का होता है, तो वो चीज क्या होती है, विजुअल हेलुसिनेशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है वो साइट से रिलेटेड होता है और ये जनरली जो है कॉमनली किस में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कॉमनली प्रेजेंट इन एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है वन लाइनर ये कि एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम मतलब एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर या एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है आपका, डिलेरियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये लिख लेंगे एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है आपका, डिलेरियम। और आपसे पूछा जाए क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, डिमेंशिया। तो हम ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है ये है कि ये मेनिया की विजुअल जो हेलुसिनेशन है वो मेनिया की लास्ट स्टेज, मेनिया की लास्ट स्टेज में भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं, रिलीजियस हेलुसिनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि रिलीजियस हेलुसिनेशन इज कॉमनली फाउंड इन, तो हम बोलेंगे लास्ट स्टेज ऑफ मेनिया। जब हम मेनिया पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो मेनिया होता है उसमें मेनली कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज। और जो लास्ट स्टेज होती है एक्सटेक्सी जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्या पाया जाता है, रिलीजियस हेलुसिनेशन पाया जाता है। रिलीजियस हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट टॉक टू गॉड। इंडिविजुअल जो है वो उसको भगवान दिखाई देते हैं और उसको ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट भगवान से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो मेनिया की लास्ट स्टेज में है और उसमें जो है इतना जो थॉट्स का एलिवेशन हो गया कि उसको लगता है कि वो डायरेक्ट भगवान से जो है वो बात कर रहा है। थर्ड जो एग्जांपल की बात करें तो मैं नाम तो नहीं लूंगा पर आप समझ गए होंगे, थर्ड आई जो है वो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये क्या हो गया, रिलीजियस हेलुसिनेशन। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो कौन सा है, ओल्फैक्टरी। अब जाहिर सी बात है, नाम से पता है कि ओल्फैक्टरी है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, स्मेल से। मतलब इंडिविजुअल जो है उसको प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल की वो कंप्लेन करेगा, जबकि वो रियल में जो स्मेल है वो प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी वो कंप्लेन करता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक जो ब्रेन सिंड्रोम होता है या मतलब ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रेटरी। अब जैसे गैस्ट्रेटरी है तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये टेस्ट से। सेम कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को प्लीजेंट और अनप्लीजेंट टेस्ट जो है वो फील होते हैं, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता। तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, गैस्ट्रेटरी। तो जैसा कि हमने देखा कि अपने होते जो है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अपने क्या होते हैं, जो हेलुसिनेशन है उसके टाइप होते हैं। तो हमने ये देखा ऑडिटरी जो है वो हियरिंग से है, विजुअल जो है वो साइट से है, ठीक है, टेक्टाइल जो है वो टच से है, ओल्फैक्टरी स्मेल से, और गैस्ट्रेटरी किससे होता है, टेस्ट से। बट
यहाँ पे एक जो है सेंस ऑर्गन के अलावा एक और टाइप होता है हेलुसिनेशन का, जिसको बोलते हैं हम काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, फैंटम फिनोमिना या फैंटोम फिनोमिना जो है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हेलुसिनेशन होता है मतलब क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन जो होता है वो किससे होता है, किससे रिलेटेड होता है, बॉडी से और बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल को लगता है कि वो या तो उसका बॉडी पार्ट जो है वो मिसिंग हो गया या डिस्टोर्टेड हो गया, मतलब विकृत हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। पर इंडिविजुअल जहां पर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, पर इंडिविजुअल को लगता है कि उसका जो बॉडी पार्ट जो है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया या क्या हो गया, विकृत हो रहा है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। तो इस तरह से हमने ये देखा जो परसेप्शन डिसऑर्डर जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, दो मेन डिसऑर्डर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, वापस से देख लेते हैं। इल्यूजन जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि जो हेलुसिनेशन होता है उसमें वो ऑब्जेक्ट या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती फिर भी उसको दिखाई देती है, सुनाई देती है, फील होती है, टेस्ट आता है या स्मेल आती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हेलुसिनेशन, जिसके टाइप अभी हमने देखे। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेल्यूजन के बारे में। थैंक यू।